दोस्तों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। दोस्तों इसको हम विभिन्न भागों के रूप में अध्ययन करेंगे। आज हम भाग 1 के रूप में इसको अध्ययन करने वाले हैं। सभी कक्षाओं की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास। भाषा का अपना ही एक प्राचीन इतिहास रहा है। समय के साथ साथ भाषा का रूप परिवर्तन होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया। हिंदी भाषा ने भी अपनी वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबे समय की यात्रा की है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर हम देखें, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भारोपीय भारत यूरोप भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी परिवार, सेमेस्टिक परिवार, टेमेटिक परिवार, आग्नेय यूराल बांटू परिवार, रेड इंडियन परिवार, काकेशस परिवार, सूडानी तथा बुस्मैनी परिवार। उपरोक्त 12 परिवारों भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसकी समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईसा पूर्व से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं देखिए, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सी? संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता क्या है? संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण वेद भी कहा जाता है। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं। इसी तरह यजुर्वेद कृष्ण एवं शुक्ल इन दोनों रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भाग एवं गद्य व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। यजुर्वेद को कृष्ण और शुक्ल 2 रूपों में विभाजित किया गया है। इसी तरह सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। आपको ध्यान रखना है कि सामवेद सबसे छोटा वेद है आकार की दृष्टि से। इसके 1875 में से 69 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में पाए जाते हैं। आगे अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। इसमें टोने टोटकों का भी संकलन है। अथर्ववेद में टोने टोटकों का भी संकलन है। ब्राह्मण प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के तांडव अर्थात पंचाविश ब्राह्मण, अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मणों के ही अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? ब्राह्मणों के ही अंतिम भाग है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं, जैसे ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय,
छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वैर तथा कौशिकी। ठीक है। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें 13 स्वर हैं तथा 39 व्यंजन हैं। देखिए स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ, री, बड़ी री, ल, ए, ओ, ए और औ, है ना। ये 13 स्वर माने गए हैं। व्यंजनों की संख्या इसी तरह व्यंजनों की संख्या भी है। ठीक है। अनुस्वार, ये अनुस्वार हो गया। विसर्ग और जीहा मूलीय, जैसे का के नीचे एक बिंदु लगा दी जाए, क, ख, है ना। उपध्वनीय फ, इस तरह से। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तथा 3 वचनों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आते हैं हम लौकिक संस्कृत। वेदों के बाद की संस्कृत भाषा जो रामायण, महाभारत आदि पुराणों से लेकर परवर्ती साहित्य की रचना, यानी बाद की जो साहित्य रचना हुई है, उनमें व्यवहृत हुई लौकिक संस्कृत कहलाई। पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही की गई है, आपको ध्यान रखना है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए हैं। इसमें ल्य, जिहामूली तथा उपध्वनि के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत में क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। इसी तरह आगे देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली क्या है? देखिए, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों सुत्त, विनय, अभिधम्म की रचना की गई। सुत्त पिटक क्या है? साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। विनय पिटक बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अभिधम्म पिटक चित्र, चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है इसमें। पाली भारत की प्रथम देशी भाषा थी। पाली में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा था। महावंश भदंत महानामा ने लिखा था। दीपवंश दीपंकर ने लिखा था। ठीक है। अष्टकथा, इस प्रकार से पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। सद्दनीति व्याकरण। अंगवंश बर्मी भिक्षुक थे जिसके रचनाकार। कच्छान व्याकरण कच्छान ने की थी। मोगलान व्याकरण, मोगलान श्रीलंका के जो ये रचनाकार थे। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोसल आदि स्थानों में प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया है। स्वर, इसमें आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है। इसी तरह व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह और ल्य और अम। आगे हम देखते हैं प्राकृत। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है ना। हेमचंद, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा। आपको ध्यान रखना है, हेमचंद ने
प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। इसी तरह हेमचंद ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को 3 भेदों में वर्गीकृत किया है: अर्धमागधी, आरसी जिसको बोलते हैं चुलिका, पैशाची और अपभ्रंश। ठीक है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणायात्या, बाह्लिक, अवंतिजा तथा प्राच्या। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी मुख्य हैं। प्राकृत भाषा के प्रकार, इसमें सौरसेनी प्राकृत देखिए, सौरसेनी प्राकृत मुख्यतः मथुरा के आसपास बोली जाती थी। यह मध्य प्रदेश की मुख्य बोली थी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। बाद में इससे पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा समूह की उत्पत्ति हुई। दिगंबर जैनार्थों ने अपने महाकाव्य सौरसेनी में लिखे। आधुनिक विद्वानों के अनुसार सौरसेनी प्राकृत से ही आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ। आधुनिक विद्वानों के अनुसार सौरसेनी प्राकृत से ही आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कर्पूर मंजरी, राजशेखर, चंद्रलेखा, रुद्रदास, आनंद सुंदरी, घनश्याम दास की रचनाओं में भी सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विकास को भाग 1 के रूप में अध्ययन किया है। इसके आगे का पाठ हम भाग 2 में प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।